नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मंडे ब्रीफ, योर वीकली रेगुलेटरी अपडेट। ये है 5th एडिशन। आज के ब्रीफ में हम नजर डालेंगे बिजनेस और इकोनॉमी की दुनिया की बड़ी हलचलों पर, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय यानी एमसीए के जरूरी सर्कुलर, नीति आयोग की एक खास पहल और हाँ, सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद अहम फैसले पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के अपडेट्स का सिलसिला। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय मतलब एमसीए से। 17 अक्टूबर को एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 6/2025। ये कंपनियों के लिए एक, आप कह सकते हैं, बड़ी राहत की खबर लेकर आया है। राहत? अच्छा, किस तरह की राहत है ये? क्या कंपनियों को कुछ डेडलाइंस में छूट मिली है? हाँ बिल्कुल, देखिए एमसीए ने हाल ही में अपना जो नया एमसीए 21 वर्जन 3 पोर्टल लॉन्च किया है ना, उस पर एनुअल फाइलिंग के लिए कुछ नए ई फॉर्म्स जारी किए हैं। ओह, नए फॉर्म्स? हाँ, मैंने सुना था MGT 7 AOC 4 वाले। हाँ वही, MGT 7, MGT 7A, ACO 4 और इससे जुड़े कुछ और फॉर्म्स भी हैं। अब जाहिर है, जब भी कोई नया सिस्टम या नया फॉर्म आता है तो कंपनियों को उसे समझने और अडेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, ये बात तो है। नई टेक्नोलॉजी, नए फॉर्म्स, शुरू में थोड़ी कंफ्यूजन या टेक्निकल ग्लिचेस हो सकती हैं, तो एमसीए ने इसी को एड्रेस किया है। एग्जैक्टली। कई स्टेक होल्डर्स जैसे कंपनीज और प्रोफेशनल्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि उन्हें नए सिस्टम से अडेप्ट होने के लिए थोड़ा और समय दिया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एमसीए ने फैसला किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स हैं, हाँ, उन्हें फाइल करने के लिए कंपनियों को 31 दिसंबर 2025 तक का वक्त मिलेगा, और वो भी बिना किसी एडिशनल फीस के। अच्छा, तो 31 दिसंबर तक फाइलिंग पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। ये वाकई कंपनियों के लिए, खासकर शायद छोटी कंपनियों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, जिन्हें नए पोर्टल पर एडजस्ट होने में ज्यादा चैलेंजेस आ रहे होंगे। निश्चित रूप से ये कदम कंपनियों को नए एमसीए V3 पोर्टल और फाइलिंग सिस्टम को स्मूथली अपनाने में मदद करेगा। कंप्लायंस का बोझ कम से कम कुछ समय के लिए तो कम होगा ही। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है जिससे समझना होगा। वो क्या है? कहीं एजीएम की डेट तो नहीं बढ़ी? मुझे लगा ही था कुछ होगा। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर हैं। नहीं, इस सर्कुलर ने सिर्फ ई फॉर्म्स फाइल करने की डेडलाइन और एडिशनल फीस में छूट दी है। एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम कंडक्ट करने की जो स्टैट्यूटरी ड्यू डेट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ओके। मतलब कंपनियों को अपनी एजीएम तो तय समय पर ही करनी होगी। अगर वो इसमें फेल होती हैं, तो कंपनीज एक्ट के तहत उन पर पेनाल्टी लगेगी, वो अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब एजीएम टाइम पर, बस फाइलिंग के लिए 31 दिसंबर तक राहत। और अगर कोई 31 दिसंबर के बाद फाइल करता है तो तब तो लगेगी फीस। हाँ बिल्कुल, तो फिर नॉर्मल और एडिशनल दोनों तरह की फीस लगेगी, जैसा कि कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल्स 2014 में बताया गया है। तो निचोड़ ये है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड के साथ तालमेल बिठाने के लिए मोहलत जरूर मिली है, लेकिन कंप्लायंस की बाकी डेडलाइंस अपनी जगह कायम है। ठीक है, समझ गई। ये था एमसीए का अपडेट, जो कंपनियों के लिए काफी मायने रखता है। अब आगे बढ़ते हैं नीति आयोग की तरफ। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ खास पहल हुई है, सुना है? जी हाँ, नीति आयोग का जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, जिसे हम WEP कहते हैं, उसने डीपी वर्ल्ड के साथ मिलकर एक नई इनिशिएटिव लॉन्च की है। इसका नाम है वी राइज। वी राइज? हाँ, जिसका पूरा मतलब है विमेन एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। ये भी 17 अक्टूबर की ही अनाउंसमेंट है। वी राइज, नाम में ही एम्पावरमेंट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या करना चाहते हैं इसके जरिए? इसका मुख्य मकसद है भारत में महिला उद्यमियों को सपोर्ट करना, उन्हें सशक्त बनाना और उनके बिजनेसेस को ग्लोबल लेवल पर स्केल अप करने में मदद करना। ये WEP की एक बड़ी पहल अवार्ड टू रिवॉर्ड यानी ATR के तहत आता है। अवार्ड टू रिवॉर्ड, ये कैसे काम करेगा? क्या इसमें सिर्फ फंडिंग है या कुछ और भी, मेंटरशिप वगैरह? हाँ, इसमें फंडिंग से बढ़कर सपोर्ट है, बहुत कुछ है। इस प्रोग्राम के तहत ऐसी महिला लेड MSMEs मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। फिर उन्हें ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए जरूरी मदद दी जाएगी, जैसे आपने सही कहा, मेंटरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाने में मदद और ट्रेड फैसिलिटेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में आसानी। और इसमें डीपी वर्ल्ड का क्या स्पेसिफिक रोल रहेगा? वो कैसे मदद करेंगे? वो अपने वास्ट नेटवर्क और ट्रेड एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करेगी। वो WEP के साथ मिलकर करीब 100 महिला उद्यमियों की एक्सपोर्ट रेडीनेस मतलब निर्यात के लिए तैयारी को बढ़ाने में मदद करेगी। इसके लिए खास इंटरवेंशंस डिजाइन किए जाएंगे ताकि ये उद्यमी ग्लोबल ट्रेड की बारीकियों को समझ सकें और अपने बिजनेस कैपेसिटी को मजबूत कर सकें। वाओ, 100 महिला उद्यमियों के लिए सीधे एक्सपोर्ट मार्केट तक पहुंचने का रास्ता। इसमें शायद दुबई का भी जिक्र था, भारत मार्ट करके कुछ। हाँ बिल्कुल, जो महिला उद्यमी इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होंगी, उन्हें दुबई में भारत मार्ट में अपने प्रोडक्ट शोकेस करने का शानदार मौका मिलेगा। ये जिबिल अली फ्री जोन यानी जफसा में एक बड़ा ग्लोबल B2B और B2C मार्केट प्लेस है, जो खास तौर पर भारतीय बिजनेसेस को इंटरनेशनल बायर से जुड़ने का प्लेटफॉर्म देता है। MSME सेक्टर, खासकर विमेन लेड बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। यकीनन, ये पहल महिला
नेतृत्व वाले MSMEs को न सिर्फ प्रोत्साहित करती है बल्कि उन्हें ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए एक कॉन्क्रीट पाथवे देती है। साथ ही ये भारतीय बिजनेसेस को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण जरिया भी बन रही है। बेहतरीन। चलिए MCA और नीति आयोग के बाद अब रुख करते हैं बिजनेस और इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। इस हफ्ते यहाँ भी काफी एक्शन रहा है। सबसे पहले 5G नेटवर्क पर क्या अपडेट है? कुछ बड़ा हुआ है शायद? हाँ, 18 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G नेटवर्क बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा? वाओ, ये तो बहुत तेजी से हुआ है। कवरेज कितना हो गया है देश में? मंत्री जी के अनुसार देश का लगभग 90% हिस्सा अब 5G नेटवर्क से कवर हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के 5G रोल आउट की स्पीड ने दुनिया को हैरान किया है और इसकी वजह से दूर दराज के इलाकों में भी हाई स्पीड कनेक्टिविटी पहुंच रही है। इसका सीधा मतलब है भारत की डिजिटल इकोनॉमी और इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए एक जबरदस्त बूस्ट। ये वाकई इंप्रेसिव है। 90% कवरेज। और इसी खबर के साथ शायद डीप फेक को लेकर भी कुछ बात हुई थी। आजकल ये बहुत चल रहा है ना? हाँ, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि सरकार जल्द ही डीप फेक के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए नए नियम लाने पर काम कर रही है। ये दिखाता है कि डिजिटल वर्ल्ड में सिक्योरिटी और यूजर सेफ्टी पर सरकार का फोकस बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। डीप फेक से एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जरूरी है ये। अब आगे बढ़ते हैं बैंकिंग सेक्टर की ओर। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर क्या खबर है? कुछ लागू हो रहा है? खबर यह है कि इस कानून के कुछ खास प्रोविजंस जो नॉमिनेशन यानी नामांकन से जुड़े हैं, जैसे सेक्शन 10, 11, 12 और 13, वो 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। ये पूरा कानून तो वैसे अप्रैल 2025 में ही नोटिफाई हो गया था, लेकिन ये स्पेसिफिक सेक्शंस अब इफेक्टिव होंगे। नॉमिनेशन वाले प्रावधान ये किन चीजों पर असर डालेंगे? क्या इससे आम बैंक ग्राहकों को कोई फायदा होगा? हाँ, आम बैंक कस्टमर्स के लिए रेलेवेंट है। ये प्रावधान डिपॉजिट अकाउंट्स, बैंकों के पास सेफ कस्टडी में रखे गए सामान और सेफ्टी लॉकर्स में रखी चीजों के नॉमिनेशन प्रोसेस पर लागू होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो बैंक नॉमिनेशन से जुड़े नियम अब और साफ और स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगे। इससे बाद में नॉमिनी या वारिसों को क्लेम प्रोसेस में दिक्कत कम होनी चाहिए। तो बेसिकली सक्सेशन प्लानिंग और एक्सेस को आसान बनाने की कोशिश है। अच्छा है। इस कानून में और भी कुछ था ना? ये तो सिर्फ नॉमिनेशन की बात हुई। हाँ, इस अमेंडमेंट एक्ट में और भी कई बदलाव हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स में डायरेक्टर्स के कार्यकाल को लेकर नियम वगैरह। कुल मिलाकर इस एक कानून ने बैंकिंग से जुड़े 5 अहम कानूनों में बदलाव किए हैं, जैसे RBI एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, SBI एक्ट और बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर एक्ट्स। लेकिन फिलहाल 1 नवंबर से नॉमिनेशन वाला नियम ही लागू हो रहा है। ठीक है। अब बैंकिंग के बाद चलते हैं इंटरनेट और टेक्नोलॉजी रेगुलेशन की तरफ। IT रूल्स में भी कुछ अमेंडमेंट हुआ है। काफी कुछ हो रहा है टेक रेगुलेशन में। जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय यानी MeitY ने 23 अक्टूबर को IT रूल्स 2021 में बदलाव के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2025 को नोटिफाई किया है। ये भी 1 नवंबर 2025 से ही लागू होंगे। IT रूल्स अमेंडमेंट, लगता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बाकी ऑनलाइन इंटरमीडियरीज के लिए कुछ नए नियम आए हैं। क्या है इनका मेन पर्पस? क्या बदला है? इनका मुख्य उद्देश्य है IT एक्ट 2000 के तहत जो इंटरमीडियरीज हैं, जैसे सोशल मीडिया कंपनियां, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्च इंजन्स वगैरह, उनकी ड्यू डिलिजेंस ऑब्लिगेशंस यानी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने की ड्यूटी को और मजबूत करना, खासतौर पर गैर कानूनी कंटेंट को हटाने को लेकर। ड्यू डिलिजेंस ऑब्लिगेशंस को मजबूत करना मतलब प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है। क्या खास बदलाव है? हाँ, एक बड़ा बदलाव रूल 31D में किया गया है। इसमें कहा गया है कि इंटरमीडियरीज जब कोई अनलॉफुल कंटेंट हटाते हैं तो उन्हें ट्रांसपेरेंसी, प्रोपोर्शनैलिटी यानी जरूरत से ज्यादा सख्ती ना हो और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करनी होगी। उन्हें गैर कानूनी जानकारी तब हटानी होगी जब उन्हें कोर्ट के आदेश या सरकार की नोटिफिकेशन के जरिए एक्चुअल नॉलेज यानी पक्की जानकारी मिले। अच्छा, तो अब प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा सतर्क रहना होगा और कंटेंट हटाने की प्रक्रिया को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। इसके पीछे सरकार की सोच क्या है? क्यों जरूरत पड़ी इसकी? सरकार का कहना है कि सीनियर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी की जरूरत महसूस हुई, साथ ही गैर कानूनी कंटेंट का साफ तौर पर पता चलना और सरकारी निर्देशों की हाई लेवल पर पीरियोडिक रिव्यू की जरूरत भी थी। लक्ष्य एक ज्यादा सेफ और ट्रस्टेड ऑनलाइन एनवायरनमेंट बनाना है। सेफ्टी और ट्रस्ट तो जरूरी है, पर अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या ऐसे नियम फ्री स्पीच पर असर डाल सकते हैं? ये बैलेंस बनाना हमेशा ट्रिकी होता है। बिल्कुल, ये देखना होगा कि इन नए नियमों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और इनका असल असर क्या होता है। ये हमेशा से सेफ्टी वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहस का एक अहम हिस्सा रहा है। सही कहा। चलिए बिजनेस एंड इकोनॉमी सेक्शन की आखिरी खबर लेते हैं। एक बड़े एक्विजिशन को मंजूरी मिली है फार्मा सेक्टर में। हाँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCII ने 21 अक्टूबर को टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। टोरेंट फार्मा और JB केमिकल्स दोनों ही बड़ी भारतीय फार्मा कंपनियां हैं। ये डील कैसे होगी? मतलब अधिग्रहण और फिर मर्जर? हाँ, इस प्रस्तावित सौदे में 2 हिस्से हैं। पहले, टोरेंट फार्मा जो एक्वायरर है वो JB केमिकल्स जो टारगेट कंपनी है उसमें हिस्सेदारी खरीदेगा और बाद में JB केमिकल्स का विलय टोरेंट फार्मा में हो जाएगा।
टोरेंट फार्मा मुख्य रूप से फिनिश्ड डोसेज फॉर्म्स एफडीएफ्स बनाती और बेचती है, जबकि जेबी केमिकल्स एफडीएफ्स के साथ साथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआईज भी बनाती है और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सीडीएमओ सेवाएं देती है। तो ये भारतीय फार्मा सेक्टर में कंसोलिडेशन यानी एकीकरण का एक और उदाहरण है। क्या सीसीआई ने मंजूरी आसानी से दे दी या कुछ शर्तें भी लगाईं? सीसीआई ने मंजूरी देते हुए कहा है कि ये मंजूरी पार्टियों द्वारा प्रस्तावित वॉलंटरी मॉडिफिकेशंस के कंप्लायंस पर निर्भर करेगी। मतलब कंपनियों ने खुद ही डील में कुछ बदलाव करने का वादा किया है, शायद ये सुनिश्चित करने के लिए कि बाजार में कंपटीशन पर बुरा असर ना पड़े। हालांकि ये मॉडिफिकेशंस क्या हैं, इसकी डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई हैं। तो कुछ शर्तें हैं। ये दिखाता है कि फार्मा सेक्टर में कंसोलिडेशन तो हो रहा है, लेकिन सीसीआई ये भी देख रहा है कि मार्केट कंपटीशन बना रहे। बिल्कुल, सीसीआई का यही काम है कि वो ये सुनिश्चित करे कि ऐसे बड़े सौदों से उपभोक्ताओं या बाजार पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, तो ये थे बिजनेस और इकोनॉमी के कुछ अहम अपडेट्स। अब हम अपने आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण सेगमेंट पर आते हैं, प्रोनाउंसमेंट एंड जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क फैसला आया है इस हफ्ते। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 17 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जेन कौशिक बनाम भारत संघ और अन्य जेन कौशिक वी यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्ड्स मामले में अपना निर्णय सुनाया। ये रिट पिटिशन सिविल नंबर 1405 ऑफ 2023 थी। जेन कौशिक, ये मामला किस बारे में था? याचिकाकर्ता कौन है? क्या हुआ था उनके साथ? याचिकाकर्ता जेन कौशिक एक ट्रांसजेंडर महिला हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा और पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन। 2019 में उन्होंने जेंडर अफर्मेटिव सर्जरी भी करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ट्रांसजेंडर होने की वजह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव और अपमान झेलना पड़ा। उनका कहना था कि इसी वजह से 1 साल के अंदर ही 2 अलग-अलग राज्यों के स्कूलों से उनकी नौकरी चली गई। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। संविधान के आर्टिकल 32 के तहत, जो नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। ओह, नौकरी से निकाल दिया जाना सिर्फ इसलिए कि वो ट्रांसजेंडर हैं। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। कोर्ट ने इस पर क्या कहा, क्या टिप्पणियां की? कोर्ट ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया। फैसले की शुरुआत में ही कोर्ट ने कहा कि ये मुकदमा सभी के लिए आंखें खोलने वाला है, एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। कोर्ट ने कहा कि देश में ट्रांसजेंडर समुदाय जिस मुश्किल हालात से गुजर रहा है, उस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। और भेदभाव के स्पेसिफिक मुद्दे पर कोर्ट का क्या कहना था? क्या इसे सीधे तौर पर एड्रेस किया? बिल्कुल, कोर्ट ने साफ कहा कि जिंदगी के हर क्षेत्र में, पब्लिक हो या प्राइवेट, जिसमें परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य और खासकर रोजगार शामिल हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव रोकने के जो उपाय हैं, वो या तो बहुत सतही, सुपरफिशियल और बिखरे हुए स्पोरेडिक हैं, या फिर पूरी तरह से गायब, कंप्लीटली लैकिंग है। कोर्ट ने जरूर नलसा जजमेंट का जिक्र किया होगा, है ना, जिसमें ट्रांसजेंडर अधिकारों को मान्यता दी गई थी। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने नालसा जजमेंट 2014 को याद दिलाते हुए कहा कि उस फैसले के बाद से ही ट्रांसजेंडर और जेंडर डाइवर्स लोगों के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अधिकार को मान्यता मिली हुई है। कोर्ट ने दोहराया कि संविधान के आर्टिकल 15, जो धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव रोकता है, और आर्टिकल 16, जो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता देता है, में लिंग यानी सेक्स के आधार पर भेदभाव की मनाही में लैंगिक पहचान यानी जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर भेदभाव की मनाही भी शामिल है। मतलब संवैधानिक अधिकार तो नालसा जजमेंट से ही स्थापित है, फिर भी दिक्कतें आ रही हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या कोर्ट ने इस पे कुछ कहा? कोर्ट ने यही पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 को लागू हुए 5 साल से ज्यादा हो गए हैं और नालसा फैसले को 1 दशक से ज्यादा। लेकिन सवाल अभी यही है कि क्या ट्रांसजेंडर व्यक्ति सच में गरिमा यानी डिग्निटी के साथ जी पा रहे हैं? कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि उनके अधिकार महज एक हॉलो फॉर्मेलिटी यानी खाली औपचारिकता बनकर रह गए हैं। ओहो, खाली औपचारिकता, ये तो जमीनी हकीकत पर बहुत तीखी टिप्पणी है। क्या कोर्ट ने कोई पुराना केस रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया, मतलब एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी के बारे में? हाँ, कोर्ट ने कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वी यूनियन ऑफ इंडिया 1995 केस का हवाला दिया। वो केस एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में काम करने वालों के सेफ वर्क प्लेस के अधिकार से जुड़ा था। उस केस में कोर्ट ने माना था कि आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार में स्वास्थ्य और मेडिकल असिस्टेंस का अधिकार भी शामिल है, और नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। कोर्ट ने कहा था कि वो सरकार या प्राइवेट एम्प्लॉयर को भी निर्देश दे सकता है कि अधिकारों को मीनिंगफुल बनाया जाए। तो जेन कौशिक के मामले में कोर्ट ने सिर्फ टिप्पणी करके नहीं छोड़ा होगा, क्या कोई ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए? नहीं, कोर्ट सिर्फ टिप्पणी करके नहीं होकर उन्होंने आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। एडवाइजरी कमेटी, अच्छा, इसका काम क्या होगा? ये क्या करेगी? इस कमेटी का काम होगा ट्रांसजेंडर राइट्स पर चर्चा को आगे बढ़ाना और 2019 के कानून के जो लाभकारी प्रावधान हैं, उन्हें जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रैक्टिकल पॉलिसी ड्राफ्ट या रिपोर्ट तैयार करके देना। कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कुछ और मीनिंगफुल सजेशंस भी दिए हैं, ऐसा फैसले में लिखा है। तो ये वाकई एक लैंडमार्क फैसला है।
ये सिर्फ अधिकारों को दोहरा नहीं रहा, बल्कि उनके इम्प्लीमेंटेशन में जो भारी कमी है उसे एड्रेस करने के लिए एक ठोस कदम उठा रहा है। बिल्कुल, ये फैसला ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समानता, गरिमा और समावेशन, इक्वालिटी, डिग्निटी एंड इंक्लूजन के संवैधानिक वादे को हकीकत बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। एडवाइजरी कमेटी का गठन दिखाता है कि कोर्ट अब इम्प्लीमेंटेशन पर जोर दे रहा है। ये फैसला रोजगार सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर की सामाजिक और कानूनी जरूरत को रेखांकित करता है। सच में ये फैसला बहुत उम्मीद जगाता है और देखना होगा कि इस कमेटी की सिफारिशों पर कितनी तेजी से अमल होता है। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ खास अपडेट्स, काफी कुछ कवर किया हमने। ये था आपका मंडे ब्रीफ वीक 5 एडिशन। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सोमवार फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अहेड। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।